जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। भाई प्रस्तुत हूँ फिर से आज आप लोगों के सामने। आज हम लोग सर देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। और सॉल्व क्या करेंगे सर, तो बीपीएससी टीआरई 1.0 का पेपर सोल्यूशन आज होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जिसमें हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। साइंस 9th वर्ग के लिए बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर देखेंगे। गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग स्वाति जी, स्वागत है भाई आप सभी का। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी बैच लॉन्च, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल रहा है फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। टीजीटी के लिए सर, पीजीटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। वैलिडिटी होगी बैच की 6 मंथ, 6 महीने इसकी वैलिडिटी होगी। सबसे ज्यादा शिक्षक बनवाने वाली संस्थान, नंबर 1 टीचिंग टीम। तो सर जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया और वो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास एक सुनहरा मौका है सेलेक्ट होने का। और 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं सर, और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी, गुड मॉर्निंग उमा जी, गुड मॉर्निंग नेचर ब्लॉग जी, भाई स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग कनक जी। चलिए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए, सेकंड है एनवीएस टीजीटी साइंस 2024 के लिए, थर्ड है एमपी टेट वर्ग 2 मेंस साइंस के लिए, जिसमें केमिस्ट्री आपको डॉक्टर महेश सिंह सर, बायोलॉजी आपके आकाश सर और फिजिक्स आपके हारिस मुस्तफा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और वो बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई बीपीएससी के लिए अगर जो बैच है वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का न्यू बैच है। तो यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं 9628959237। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई एक बार आप लोग डन करिए तो क्लास को शुरू किया जाए। और बीपीएससी टीआरई 1.0 बायोलॉजी का सोल्यूशन, साइंस बायोलॉजी का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। टोटल 26 क्वेश्चंस आए थे साइंस बायोलॉजी में, वो चीजें आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहां कहां पर आपसे गलतियां हुई हैं और कहां कहां पर चीजों को सुधारने की जरूरत है। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सर। पहला सवाल आपके सामने है, द मेजॉरिटी ऑफ फाइटोफैगस निमेटोड्स आर। आपसे बोल रहा है अधिकांश फाइटोफैगस निमेटोड हैं रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट, टिश्यू पैरासाइट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। यहां पर जवाब दीजिएगा सर, यहां पर जवाब दीजिएगा। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, आपको जवाब देना है द मेजॉरिटी ऑफ फाइटोफैगस निमेटोड। फाइटोफैगस निमेटोड की बात कर रहा है सर। फाइटोफैगस निमेटोड का मतलब है, फाइटोफैगस का मतलब है कि ऐसा निमेटोड जो प्लांट पर डिपेंड करे, जो प्लांट पर डिपेंड करे। डिपेंड करे किस पर भाई, प्लांट पर या प्लांट पार्ट पर। फाइटोफैगस का मतलब क्या है सर, आप बोलेंगे सर फीड्स ऑन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या प्लांट टिश्यू बोल सकते हैं, या इंटायर प्लांट बोल सकते हैं। यहां पर आंसर होगा क्या सर, निमेटोड की बात हो रही है। निमेटोड, मेजॉरिटी ऑफ फाइटोफैगस निमेटोड सर, क्या वो रूट पैरासाइट होते हैं, स्टेम पैरासाइट होते हैं, या टिश्यू पैरासाइट होते हैं? आप लोगों के जवाब आ रहे हैं सर, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं सर रूट पैरासाइट। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी जवाब रूट पैरासाइट दिया है सर बिल्कुल सही है। निमेटोड्स जो होते हैं एस्केलमेंथीज को हम लोग निमेटोडा भी बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रूट पैरासाइट होते हैं सर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक वेल नोन एग्जाम्पल हम लोगों को पता है सर, मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया, मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया सर टोबैको के रूट में एज अ पैरासाइट होता है, एज अ पैरासाइट होता है। तो यहां पर आंसर जिनका भी आया है, जिनका भी आंसर सर ए आया है, बिल्कुल करेक्ट है।
जिनका आंसर ए आया है बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया लिख सकते हैं सर, मिलेडोगाइन इनकोग्निसिया लिख सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो ट्राइकोडोरस भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है सर ट्राइकोडोरस, एक और एग्जाम्पल हो सकता है सर ट्राइकोडोरस, ट्राइकोडोरस एक और एग्जाम्पल आपका हो सकता है। आप मुझे बताइए एस्केल्मेंथीज में सर बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। एस्केल्मेंथीज के बॉडी सिमेट्री की बात कर ले भैया। एस्केल्मेंथीज या निमेटोडा, एस्केल्मेंथीज ये भी आपको बताना है। एस्केल्मेंथीज में सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री कैसी होगी, सीलोम कैसा होगा सर, सीलोम कैसा होगा। आप बोलेंगे सर सिमेट्री की बात करें बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री सर होगी बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। स्यूडो सिलोमेट कंडीशन सर देखने को मिलेगी, स्यूडो सिलोमेट कंडीशन देखने को मिलेगी। स्यूडो सिलोमेट कंडीशन आपका एस्केल्मेंथीज या निमेटोडा के मेंबर में देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होगा, बहुत बढ़िया, ये सर ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहां पर इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट होंगी। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, हमको याद रखना है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। तो आंसर तो बेशक आपका क्या होगा, ए वाला होगा। हम लोग सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द पर्पज ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज। सीवेज आपसे बोल रहा है कि अवशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है टू इंक्रीज द क्लोरीन कंटेंट, टू रिड्यूस द बीओडी, टू इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ पीसीबीज एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जवाब क्या होगा भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा। पहले का जवाब सबने बहुत सुंदर दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। नाम अनुराधा जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पर्पस क्या होता है एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सर। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब दीजिए। कुछ लोगों के जवाब डी आ रहे हैं भाई, कुछ लोगों के जवाब डी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका सही होता है। कुछ लोगों के सर जवाब डी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, डी, सबके आंसर डी आ रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दे लो। देखो अगर हम लोग एसटीपी की बात करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें सर, तो यहां पर 3 स्टेज में हम लोग वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। 3 स्टेज में वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। एक तो आपका होगा सर प्राइमरी, एक होगा सर सेकेंडरी और एक होगा टर्सियरी, एक होगा टर्सियरी। आप बोलेंगे सर टर्सियरी कहां से बता रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं सर। प्राइमरी फिजिकल होता है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, ये फिजिकल है। सेकेंडरी वाला आपका बायोलॉजिकल है, ये सर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। और टर्सियरी वाला आपका केमिकल है, ये केमिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल में हम लोग कराते क्या है सर, यहां पर सेडिमेंटेशन, यहां पर सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हम लोग कराते हैं। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन कराते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो कि फिजिकल प्रोसेस होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं सर, यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक। और यहां पर केमिकल ट्रीटमेंट या टर्सियरी की बात कर ले सर, तो यहां पर हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, क्लोरीन गैस सर, ओजोन गैस का यूज करते हैं सर। यहां पर हम लोग यूवी रेडिएशन का भी उपयोग करते हैं, यूवी रेडिएशन का भी उपयोग करते हैं, यूवी रेडिएशन का भी उपयोग करते हैं। तो जब भी सर बात की जाएगी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपसे सेकेंडरी वाला पूछा है सर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पर बीओडी कम होगी। बीओडी कम होगी मतलब वाटर में पोल्यूशन का लेवल कम होगा। बीओडी ज्यादा है मतलब वाटर पोल्यूटेड ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम लोग पढ़ें ऑप्शन को, टू इंक्रीज द क्लोरीन कंटेंट, अरे नहीं भाई क्लोरीन कंटेंट नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ता भी तो वो टर्सियरी ट्रीटमेंट में बढ़ता। आपसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछा है टू रिड्यूस द बीओडी, बिल्कुल
अगर हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहां पर बीओडी सर कम होगी, बीओडी कम होगी, वाटर पोल्यूशन सर कम होगा। उसके बाद अगर देखें टू इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ पीसीबी, इसका मतलब क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, इसका मतलब है क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स, बाइफेनिल। ठीक, तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, तो ये भी नहीं बढ़ेगा सर। और डी और ई का सवाल ही नहीं है, आंसर आपका बी बनेगा, आंसर आपका बी बनेगा। सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, हवाबाजी में आंसर नहीं देना है। ये पीवाईक्यू है तो सवाल को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और मैंने यहां पर सारी चीजें बता दी हैं कि प्राइमरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा या टर्शियरी में क्या होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई? शायद यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है सर, मोस्ट बैक्टीरिया दैट काज प्लांट डिजीज, ऐसी बैक्टीरिया जो कि प्लांट डिजीज काज करती है, मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ। बताइए, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिलामेंटस शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जवाब क्या होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन भाई। जितना बीओडी कम होगा, सेकंड की बात करें तो जितना बीओडी कम होगा मतलब वाटर पोल्यूशन उतना कम है, बीओडी जितना ज्यादा है इसका मतलब वाटर पोल्यूशन उतना ज्यादा है। चलिए थर्ड का जवाब दीजिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट काज प्लांट डिजीज, अगर भाई डिजीज काजिंग है, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो आप बोलेंगे सर मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। आंसर आपका हो जाएगा बी, मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें सर तो जैंथोमोनास सिट्री काज करता है सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सिट्री काज करेगा सिट्रस कैंकर। क्या काज करेगा भाई? सिट्रस कैंकर काज करेगा, ये काज करेगा सिट्रस कैंकर। ठीक, सिट्रस कैंकर। कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक नेचर की होती हैं, वही डिजीज काज करती हैं, तो आंसर आपका बी होना चाहिए। फिलामेंटस से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं होगा, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हार्मफुल हो सकती हैं, बट यहां पर मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती हैं? वही प्लांट में डिजीज काज करती हैं, तो आंसर आपका बी बनेगा, आंसर आपका बी बनने वाला है सर। ठीक, अगला सवाल, न्यूट्रिशनली एल्बुगो इज, बताइए आपसे बोल रहा है कि एल्बुगो जो होता है वो न्यूट्रिशनली कैसा होता है? पौष्टिक रूप से एल्बुगो है, पौष्टिक रूप से एल्बुगो है। बताइए एल्बुगो मेंबर किसका है सर? आप बोलेंगे सर एल्बुगो मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसीट्स का, माइसीट्स का मेंबर है। एल्बुगो मेंबर है एल्गल फंजाई का सर। और ये होता क्या है? इसका न्यूट्रिशन, इसका भोजन लेने का तरीका क्या है? न्यूट्रिशनली ये कैसा होता है? सेप्रोफिटिक होगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा। क्या होगा भाई? आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 4 का बी। अभी भी बोल रहा हूं भाई कि ध्यान से पढ़िए। एल्बुगो जो होता है सर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, टोटल पैरासाइट होता है। एल्बुगो आपका सर टोटल पैरासाइट होता है, ये टोटल पैरासाइट होता है। एल्बुगो आपका टोटल पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये सेप्रोफिटिक नेचर का नहीं होता है। डेड एंड डिकेइंग वुड पर ये उगता जरूर है बट नेचर इसका ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसा होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। आपको एक और जवाब देना है कि एक डिजीज है सर जो काज करता है एल्बुगो, एल्बुगो एक डिजीज काज करता है जिसे बोलते, एल्बुगो का पूरा नाम है एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा। ये एक डिजीज काज करता है जिसे बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाय एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा का एक और नाम है सर सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस भी आपको याद रखना है। अगर एल्बुगो कैंडिडा नहीं दिया गया है ऑप्शन में तो आपको सिस्टोपस कैंडिडस देकर भी चीजें पूछी जा सकती हैं।
एल्बुगो कैंडिडा नाम है, सिस्टोपस कैंडिडस नाम है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। एल्बुगो कैंडिडा, यहां पर कैंडिडा होगा, यहां पर कैंडिडस होगा, यह ध्यान देने वाली बात है। आप ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है। तो आंसर सर यहां पर आपका बनेगा क्या? आंसर आपका सी बनेगा। इसका नेचर सर टोटल पैरासाइट होता है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। ठीक है, चलिए 4 का आंसर आप लोगों का अच्छा रहा भाई। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन यहां पर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 5वें नंबर का सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, दमदार सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? In Liliaceae, some plant have underground part. Fiber yielding plant are found in Malvaceae. Tree with large flower and seed are found in Compositae. More than one of the above. और यहां पर एक और ऑप्शन में क्रिएट कर देता हूं सर, ई भी होना चाहिए, none of these या none of the above। चलिए भाई इसका जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग आदर्श जी। 5 नंबर क्वेश्चन भैया, 5वें नंबर का सवाल। 5 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 5 का आंसर आ रहा है कुछ लोगों का मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अरे भाई लिलियेसी की बात कर रहा है, मतलब लिली फैमिली, लिली फैमिली। सम प्लांट है अंडरग्राउंड पार्ट, बिल्कुल भाई। आपने एस्पारेगस का नाम सुना है, वो भी अंडरग्राउंड पार्ट होता है। आपने सर यहां पर अनियन का नाम सुना है, प्याज, ये भी अंडर क्या होता है, बल्ब होता है। आपने कॉल्चिकम का नाम सुना है, ये भी क्या होता है, कॉर्म होता है। तो अंडरग्राउंड पार्ट तो पाए जाते हैं भाई। सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड पार्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो करेक्ट है ना। आपसे इनकरेक्ट पूछा है सर, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ए वाला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए वाला कैसा है भाई, ये तो सही है। बी वाले को पढ़ते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट हैव फाउंड इन मालवेसी, बिल्कुल भाई। मालवेसी फैमिली को मैलो फैमिली बोलते हैं या कॉटन फैमिली बोलते हैं, या कॉटन फैमिली बोलते हैं कोई, या उसे कॉटन फैमिली बोलेंगे। और कॉटन फैमिली में हमको पता है क्या है, फाइबर यील्डिंग होते ही हैं। तो ये भी करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्री विद लार्ज फ्लावर एंड सीड आर फाउंड इन कंपोजिटी, क्या कंपोजिटी में लार्ज फ्लावर पाया जाता है? आप बोलेंगे सर कंपोजिटी फैमिली में फ्लावर जो होता है वो बड़ा होता है, सिंगल फ्लावर होगा, लार्ज होगा, बट वो क्या होता है, कंपोजिट होता है स्मॉलर फ्लावर्स का। ढेर सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मिलकर एक बड़े फ्लावर का निर्माण करते हैं। तो यहां पर यही वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। और आपसे इनकरेक्ट पूछा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। और सीड यहां पर लार्ज नहीं होता, स्मॉल सीड भी पाया जाता है, स्मॉल सीड भी पाया जाएगा सर। और यहां पर फ्लावर जो होगा सिंगल होगा, बट स्मॉल फ्लावर से मिलके बना हुआ होगा, इसलिए अपीयर्ड होता है एक बड़े फ्लावर की तरह, एक बड़े फ्लावर की तरह सर दिखता है। इसलिए आंसर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आपका बनेगा सर सी, क्योंकि सी इनकरेक्ट है। कंपोजिटिव फैमिली को एस्टेरेसी भी बोलते हैं, एस्टेरेसी भी बोलते हैं, सनफ्लावर फैमिली भी बोला जाता है। तो आंसर यहां पर सर आपका सी बनेगा, आंसर यहां पर आपका सी बनेगा। फाइबर यील्डिंग प्लांट मालवेसी में पाए जाते हैं भाई। कॉटन क्या है, गॉसिपियम स्पीसीज, कॉटन प्रोड्यूस करती है, फाइबर यील्डिंग ही तो है, मालवेसी फैमिली को ही तो बिलोंग करती है सर। तो आंसर आपका होगा क्या, आंसर आपका बनेगा सर सी, आंसर आपका सी बनेगा, विदाउट एनी डाउट आंसर आपका सी बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं। हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सर, वन ऑफ द मेजर बासमती राइस, मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए मेजर बासमती राइस अपने कंट्री में किस स्टेट में होता है भाई, किस स्टेट में होता है? बफरिंग हो रही है? नहीं भाई बफरिंग नहीं हो रही भाई, प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल ढंग से चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रही है सर, चल रहा है बिल्कुल। यहां पर बताइए किस स्टेट में भाई मेजर बासमती राइस प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट मेजर बासमती राइस का प्रोडक्शन कराता है? हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से एक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कौन सा है भाई? मोर देन वन ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है? अभी तक जवाब किसी का आया नहीं है। तो सर यहां पर जवाब की अगर हम बात करें, अगर यहां पर हम सर जवाब की बात करें, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश सबका जवाब आ रहा है। तो यूपी जो होता है भाई, यूपी
मेजरली प्रोड्यूस करता है बासमती राइस। आप अगर और नाम ऐड करना चाहो सर तो यहां पर आप हरियाणा भी ऐड कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर सर बिहार भी ऐड कर सकते हो। यहां पर भी बासमती राइस का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक ढंग से होता है, ठीक है। यहां पर भी बासमती राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट मेजरली अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आंसर आपका बी बनेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज सोमा क्लोन। ये बड़ा बढ़िया सवाल है। सोमा क्लोन क्या होता है भाई? सोमा क्लोन क्या है? सोमा क्लोन क्या है, जवाब दीजिए। प्लांट विच इज केमिकली आइडेंटिकल टू द सोर्स प्लांट, प्लांट विच इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल प्लांट, प्लांट विच इज ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइएगा भैया। 7 नंबर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग अथर जी। 7 नंबर क्वेश्चन, सवाल आपके सामने है भाई, जवाब दीजिए। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल भैया, 7 नंबर क्वेश्चन। बताइए सोमा क्लोन क्या होते हैं भाई? सोमा क्लोन क्या होता है? सबका जवाब ए और सी आ रहा है। ध्यान से पढ़ो तो भैया, सोमा क्लोन होता क्या है? जेनेटिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल प्लांट के। यहां केमिकली लिखा है, गलत है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है सर, यहां मॉर्फोलॉजिकली लिखा है, यह भी गलत है। ऑटोमेटिकली लिखा है सर, यह भी गलत है। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा सर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सोमा क्लोन्स होते क्या है सर? आप बोलेंगे सर जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ये सर जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल प्लांट के, या जहां से प्रोड्यूस हुआ होगा, जिस एक्सप्लांट से बना हुआ होगा उसके जेनेटिकली क्या होगा? एकदम आइडेंटिकल होगा। यहां केमिकली है, यहां मॉर्फोलॉजिकली है, यहां ऑटोमेटिकली है। आंसर आपका बनेगा सर ई। आंसर आपका बनेगा ई। इसलिए बोलता हूं सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा है ये, ठीक है। ऑटोमेटिकली दे दिया है भाई, ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है ना। अब उसने बना दिया है तो बना दिया है, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए 8वें नंबर सवाल को लेते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। बताइए फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है पराक्सीसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जवाब दीजिए। हाँ ये बिहार का क्वेश्चन है, समझना तो पड़ेगा सर, बिहार का सवाल है, समझना तो पड़ेगा। बिना बूझे करेंगे तो गलत होगा भैया। पराक्सीसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम क्या होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बहुत बढ़िया, जवाब सबका आ रहा है बी। जवाब सबका आ रहा है बी सर, पॉलीसोम। सर पॉलीसोम, बिल्कुल पॉलीसोम। पॉलीसोम होता क्या है सर? आप बोलेंगे सर जब एमआरएनए के स्ट्रैंड पर, ये एमआरएनए का सर स्ट्रैंड है, एमआरएनए के स्ट्रैंड पर ढेर सारे राइबोसोम इस तरीके से बाइंड कर जाएं सर, ये क्या है? राइबोसोम्स है सर। एमआरएनए के एक स्ट्रैंड पर ये सर आपके राइबोसोम्स हैं। जब ढेर सारे राइबोसोम बाइंड कर जाएं तो इसी को बोला जाता है सर पॉलीसोम। इसी को सर पॉलीसोम बोला जाता है, इसी को सर पॉली राइबोसोम बोला जाता है, पॉली राइबोसोम बोला जाता है, इसी को सर इर्गोसोम बोला जाता है। और अल्टीमेटली ये करता क्या है? ये सर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कराता है, ये सर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कराएगा, मतलब सर प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। अल्टीमेटली सर ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या सर? आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बनेगा बी। बहुत बढ़िया, सब बुझता, अच्छी बात है भाई। आंसर आपका बनेगा सर बी। अगला सवाल भैया, अगला सवाल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। बताइए सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन के बारे में बोल रहा है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एटीपी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट रिक्वायर एटीपी, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट रिक्वायर एटीपी, और लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपका 9वें नंबर का सवाल भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, उसी को पॉलीसोम बोला जाता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 9वां नंबर देखिए भैया, 9वें नंबर का जवाब दीजिए, 9वें नंबर का जवाब दीजिए भाई।
ये PYQ है तो ध्यान से पढ़ के दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बिल्कुल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सर होता क्या है? आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा, लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा सर, तो कैसा जाएगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। एटीपी सर यूज होगी, एटीपी यूज्ड होगी। तो यहां पर सर अगर हम देखें तो लो से हाई जाने में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा सर, एटीपी यूज होगा। तो आंसर आपका बनेगा कौन सा? आंसर आपका बनेगा सर ए वाला, आंसर आपका बनेगा ए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एटीपी, एंड रिक्वायर एटीपी। सर यहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन आएगा सर, इनहिबिटर का इफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोटीन यूज होगा सर, मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा, हाईली सेलेक्टिव होगा सर। ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आंसर आपका बनेगा भाई ए। अगला सवाल सर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस स्टेट में ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है? तमिलनाडु, आसाम, मध्य प्रदेश, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 10th नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए भैया, 10वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 10वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, 10वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 10वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर आ रहा है सबका सी, मध्य प्रदेश, सबका जवाब आ रहा है सर मध्य प्रदेश। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु और आसाम में, तमिलनाडु और आसाम में सर यहां पर ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट आपका तमिलनाडु और आसाम दोनों जगह पर देखने को मिलता है, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। जब पहली बार आंसर की आई आयोग के द्वारा तो वहां पर सिर्फ आसाम को उन्होंने आंसर किया था, लेकिन जब सेकेंड टाइम करेक्शन किया गया उस टाइम पर तमिलनाडु को भी शामिल किया गया, तो आंसर आपका बनेगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें सर, तो यहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है मध्य प्रदेश में सर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें सर, तो यहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो आंसर यहां पर आपका बनेगा डी, आंसर यहां पर आपका बनेगा सर डी, आंसर यहां पर आपका बनेगा डी, आंसर आपका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल डेसिडुअस होता है, एमपी नहीं होता, वो नहीं होगा भाई, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट नहीं होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल रेफर्स टू सर, ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी, डिक्रीज इन ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत में वृद्धि, इंक्रीज इन द थिकनेस या थिक लेयर ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 11 नंबर क्वेश्चन सर आपके सामने है, जवाब दीजिए। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल सर बताइए, ओजोन होल रेफर्स टू, आप बोलेंगे सर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर की थिकनेस अगर कम हो तो इसी को ओजोन होल बोला जाएगा। आंसर तो आपका बी होना चाहिए, आंसर आपका बी होना चाहिए सर। और इस थिकनेस को सर, हाँ बहुत बढ़िया भाई स्वाति जी, इस थिकनेस को मीजर किस में करते हैं बताइए? थिकनेस को, ओजोन लेयर की थिकनेस को मीजर किस में करेंगे सर? इसको मीजर किस में करेंगे? आप बोलेंगे सर डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में। इसको हम लिखते हैं डीयू, डॉप्सन यूनिट में इसे क्या करेंगे सर? मीजर करेंगे। थिकनेस ऑफ ओजोन को मीजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाएगा, डॉप्सन यूनिट में इसे हम क्या करेंगे? मीजर करेंगे सर। बहुत बढ़िया, जवाब सबके अच्छे आए हैं। आंसर आपका बनेगा सर बी, आंसर आपका बनेगा बी। बहुत बढ़िया। देखिए जवाब सबको देना भी है सर,
सबको जवाब देना है, शांति से बैठना नहीं है, जवाब सबको देना है, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अटेम्प्ट करिए, गलत होना सही होना अभी भाई टाइम है, गलत होगा तो सही करने के लिए हम लोग हैं, आप खुद ही मेहनत करके चीजों को सही कर लेंगे, इसीलिए तो प्रैक्टिस कराई जाती है। ग्राउंड नट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए ग्राउंड नट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेसिका जुनसिया, एट्राबोट्राइस, ओडो रेटिसिमस, और आपका है एरेकिस, हाइपोजिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए मूंगफली का तेल प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होगा भाई? मूंगफली का तेल, 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जवाब सबका आ रहा है सी। जी बिल्कुल, हाँ लाजमी है भाई, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो आप लोग बताते हो या हम खुद से जान जाते हैं तो उसे सही करते हैं, पढ़ाते टाइम भी होती हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, इज्जत नहीं घटेगी अपनी, अपने को अटेम्प्ट करना है। आंसर होगा सी, एरेकिस हाइपोजिया। ग्राउंड नट ऑयल एरेकिस हाइपोजिया से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया से ऑब्टेन करते हैं। ब्रेसिका जुनसिया का मतलब क्या है? इसे चाइनीज मस्टर्ड बोलते हैं, इंडियन मस्टर्ड भी लिखा होता है बुक में भाई, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। एट्राबोट्रायस को क्या बोलेंगे बताइए? बी वाले ऑप्शन को बोलेंगे क्या भाई? बी वाले ऑप्शन को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे टेल ग्रेप बोलेंगे, इसेंशियल ऑयल यहां से फॉर्म्ड होता है, इसे बोलते हैं सर टेल ग्रेप्स, इससे इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है या इसेंशियल ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। ये एनोनेसी फैमिली का मेंबर है, ये सर एनोनेसी फैमिली का मेंबर होता है, फैमिली का मेंबर होता है, एनोनेसी फैमिली का मेंबर होता है। अगर ब्रेसिका जुनसिया की बात करें तो वो भाई आपका ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर होगा। बहुत बढ़िया, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर होगा। आप लोगों के जवाब बहुत बढ़िया है भाई, सबका जवाब सी आया है, अच्छी बात है। मिस्टेक प्रूफ। चलिए अगला सवाल, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का कंपोनेंट है दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, जो कि कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता टू आवर बॉडी एंड इट इज इसेंशियल इन आवर फूड। फूड में कोई न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं करता सर, बट इसेंशियल है फूड में, बट फूड में इसेंशियल है सर। सवाल अच्छा है, फूड में क्या है? इसेंशियल है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए भाई, 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। इसेंशियल भी है फूड में बट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। जवाब सबका आ रहा है सर सी, रफेज। बहुत बढ़िया, रफेज जवाब आप लोगों का आ रहा है, रफेज, या हिंदी में इसे हम चारा बोलते हैं। ये सर होता क्या है? आप बोलेंगे ये इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल प्लांट पार्ट हो सकता है, प्लांट पार्ट होगा। भाई हम लोग सेल्यूलोज का डाइजेशन कर नहीं पाते, ह्यूमन नहीं कर पाता है, ह्यूमन नहीं कर पाता है सेल्यूलोज का डाइजेशन, बट ये रफेज जो होता है सर, ये रफेज जो होगा ये आंत को साफ करने का काम करता है, क्लीनिंग का काम कर सकता है। तो रफेज का जो रोल है वो क्लीनिंग से हम लोग समझ सकते हैं। अगर रही फैट की बात सर, कार्बोहाइड्रेट की, तो ये दोनों कैसे, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भी कैसा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये तो न्यूट्रिएंट होते हैं। टोटल 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें हम लोग वाइटमिन्स पढ़ते हैं, मिनरल्स पढ़ते हैं, वाइटमिन एंड मिनरल्स पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, रैबिट सेल्यूलोज डाइजेशन कराता है, गाय भैंस कराते हैं भाई, बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक। रफेज मेनली क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो उसे हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो जिसे हम डाइजेस्ट न कर पाए, जो फाइबर्स होते हैं, उसी को रफेज बोला जाता है। चलिए भैया अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, इसका जवाब आप लोगों को देना है भैया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, हाँ रैबिट बिल्कुल करेगा भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताइए भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताना है भैया आपको, प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन। सर मेरा भी कमेंट, माफी चाहेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी, कमेंट आपका देख लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली 26 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम 1 घंटे का होता है, तो चीजों को कवर करना होता है, कभी कभी 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो सबके कमेंट ले नहीं पाता, देखता सबका हूं, नाम भले ना ले पाऊं, देखता सबका हूं, तो नाराज नहीं होना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर बना किसका हुआ होगा? जवाब सबका आ रहा है सर, मोर देन वन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका सर लिपोप्रोटीनियस नेचर का होगा, सर लिपोप्रोटीनियस नेचर का होगा, लिपोप्रोटीनियस नेचर का सर होगा, मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होगा। साथ में सर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, सर साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलता है। तो यहां पर सर तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर तो डी होना ही होना है, आंसर डी होना ही होना है। बट यहां पर हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन आरबीसी की बात करें, और एक डाटा है सर आपको बताना है, ह्यूमन आरबीसी में आपको सर प्रोटीन का परसेंटेज बताना है। बताइए प्रोटीन कितना होता है सर, यहां पर सर फैट कितना होता है, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ये एनसीईआरटी का डाटा है सर। बताइए प्रोटीन कितने परसेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है, और फैट कितने परसेंट होता है ह्यूमन आरबीसी में। ह्यूमन आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन कितने परसेंट होगा, फैट कितने होगा, कार्बोहाइड्रेट कितने होगा। ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात हो रही है सर। आप बोलेंगे सर प्रोटीन होगा 52%, 52% प्रोटीन होगा सर, 40% आपका फैट होगा, और 8% आपका क्या होगा, 8% सर आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। ये डाटा ध्यान रखिएगा, ये डाटा ध्यान रखिएगा। इस बार सवाल आपसे पूछा है कि बिल्डअप ऑफ, अगली बार आपसे पूछेगा कंपोजिशन, अगली बार आपसे पूछेगा सर कंपोजिशन, नेक्स्ट टाइम कंपोजिशन की ओर वो बढ़ेगा, ठीक। चलिए यहां पर हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। सवाल है आपका, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मेंडल का जो प्रिंसिपल था वो किस पर बेस्ड था, वो किस पर बेस्ड था भाई, किस पर बेस्ड था? मेंडल का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड था भाई, जवाब दीजिएगा। मेंडल का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड था, मेंडलीय वंशागत सिद्धांत किस पर आधारित है? फिफ्टीन का आंसर सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सर, तो यहां पर सर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, यहां पर सर सिंगल पेरेंट होंगे, मतलब यूनी पेरेंटल हम बोल सकते हैं, या सिंगल पेरेंट यहां देखने को आपको मिलेगा। अगर सर सिंगल पेरेंट है तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां सर गैमीट नहीं बनेगा सर, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही सर मियोसिस होगी, ना ही मियोसिस देखने को मिलेगी, ना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, ना ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर क्लोन का फॉर्मेशन देखने को आपको मिलता है। तो ये भाई साहब तो होने से रहे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल तो होने से रहे, और मेंडल का जो लॉ था वो बेस्ड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, क्योंकि मेंडल साहब ने यूज किया था आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया था, और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में 2 पेरेंट होंगे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में सर 2 पेरेंट होंगे ही होंगे। तो मेंडल साहब ने क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज किया था, और इसका मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था मेंडल का लॉ, मेंडल का लॉ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड था। चीजें समझ में आई कि नहीं? यहां पर सिंगल पेरेंट, गैमीट, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस और वेरिएशन ये सब चीजें होंगी नहीं, सिंगल पेरेंट होगा, वो खुद ही डिवाइड करके बना लेगा एक और प्रोजेनी को, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। होगा क्या सर, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाए
तो ब्रीदिंग रेट में क्या प्रभाव आएगा भाई, ब्रीदिंग रेट में क्या चेंजेस आएंगे, ब्रीदिंग रेट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? जवाब दीजिए भैया, ब्रीदिंग रेट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया। अरे भाई ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी सर, ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंच सके। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी जब हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तेजी से करेंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा भाई, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी ब्लड में पहुंचेगा, जिससे हार्ट को भी प्रॉपर मिल सके क्या, ऑक्सीजन, एक एडिक्वेट फॉर्म में ऑक्सीजन मिल सके। ऐसा न हो कि ऑक्सीजन की कमी हो और हार्ट अटैक के केस भी सामने देखने को मिले। तो यहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करें तो 12 से 16 ब्रीद क्या होता है, टाइम्स पर मिनट। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात कर लें, अगर सर नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करें तो ये होता है सर 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, टाइम्स पर मिनट। कोई भी नॉर्मल पर्सन है तो वह 12 से 16 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। चीजें क्लियर भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट कराता है सर, और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट कराता है? बताइएगा, सवाल आपके सामने है, अच्छा सवाल है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट कराएगा? आप बोलेंगे सर अगर ग्लूकागॉन भाई साहब की बात कर लें तो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से आते हैं, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से ये आते हैं, ठीक। और ये करते क्या है, ये हाइपरग्लाइसेमिया काज करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को सर बढ़ा देते हैं। तो इनका तो केस रहा नहीं। ग्रोथ हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ये एंटीरियर सर पिट्यूटरी से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। पैराथायराइड हार्मोन जिसे हम पीटीएच बोलते हैं सर, जिसे हम पीटीएच बोलते हैं, इसी को सर हम पीटीएच बोलते हैं, इसी को सर कोलिप हार्मोन बोलते हैं, इसी को कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं, इसी को सर कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं। और जब सर इस पीटीएच का लेवल कम होता है, इसके क्या होगा, अगर पीटीएच का हाइपोसिक्रीशन हुआ तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हाइपोकैल्सीमिया काज करेगा और हाइपर फॉस्फेटेमिया काज करेगा। अगर पीटीएच का लेवल ज्यादा है, हाइपर सिक्रीशन है, उस कंडीशन में ये बोन का डिसोल्यूशन कराएगा, बोन से कैल्शियम को खींच लेगा और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल घटा देगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया काज करेगा। तो ये रोल प्ले करता है सर पैराथायराइड, और ये 4 इन नंबर होता है, ये चार पैराथायराइड ग्लैंड आपके होंगे। विज्ञान के छात्र समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आपका हो गया सी। अगला सवाल, क्विकली या क्विक रिस्पांस टुवर्ड स्ट्रेस, क्विक रिस्पांस टुवर्ड स्ट्रेस डन बाई, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? एंड्रोजन, इपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्विक रिस्पांस, स्ट्रेस को लेकर क्विक रिस्पांस बताइएगा भैया, स्ट्रेस को लेकर क्विक रिस्पांस कौन सा हार्मोन शो कराएगा, कौन सा हार्मोन शो कराएगा भैया बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल भैया। 17 का आंसर आ रहा है, 17 नहीं भैया 18 नंबर है, 18 नंबर है, 18 नंबर, हाँ 18 का आंसर आ रहा है बी सर इपिनेफ्रिन। बहुत बढ़िया, इपिनेफ्रिन को ही सर हम बोलते हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। ये एक तरीके का कैटिकोलामाइन होता है, ये सर कैटिकोलामाइंस होता है। सिक्रीट कहां से होता है? एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल मेडुला से सर सिक्रीट होगा। कैसा हार्मोन होगा? प्रोटीनेशियस हार्मोन होगा। नेचर कैसा होगा? ये सर प्रोटीनेशियस
नेचर का होगा। ये सर एड्रिनल मेडुला को बोला जाता है 3F ग्लैंड, मतलब सर फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट ग्लैंड, एंड फाइट ग्लैंड, इसे 3F ग्लैंड भी बोला जाता है। इपिनेफ्रिन हो गया या नॉर इपिनेफ्रिन हो गया, स्ट्रेस कंडीशन में क्विक रिस्पांस ये लोग शो कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आपसे बोला जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहां से आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएगा। ये सर एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन आते हैं, नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या और सेक्स कॉर्टिकॉइड। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो कॉर्टिसॉल, अगर हम लोग बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड का तो वो होगा एल्डोस्टेरॉन, और सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करें तो DHEA, जिसे हम डिया बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, डिया हम लोग बोलते हैं, तो वो वहां से निकलेगा, जो कि एक मेल हार्मोन होता है। क्या होता है भैया, मेल हार्मोन होता है। डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन उसे बोलते हैं। तो आंसर यहां पर आपका होगा क्या सर, आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका क्या बनेगा, बी। अगर एंड्रोजन की बात करें तो इसका सिक्रीशन कौन कराएगा, ये सिक्रीट होता है लेडिक सेल से, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, या इंटरस्टिशियल सेल से इसका सिक्रीशन होगा, इंटरस्टिशियल सेल से इसका सिक्रीशन होगा। तो यहां पर आंसर होगा आपका बी। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साइमेक्स हेमिप्टेरस पैरासाइट्स ऑन शिप, मैन, एलिफेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए साइमेक्स हेमिप्टेरस निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है, किस पर परजीवी होता है सर, किस पर परजीवी होता है? यहां पर जवाब दीजिएगा भैया, यहां पर जवाब दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर साइमेक्स हेमिप्टेरस को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल बेड बग, ट्रॉपिकल बेड बग बोला जाता है, इसे बेड बग बोला जाता है। और ये क्या करता है, ब्लड सकिंग करता है, ये ब्लड सकिंग करता है, ब्लड सकिंग करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, और ये मेनली पैरासाइट्स होता है मैन के लिए, किसके लिए, मैन पर पैरासाइट होगा, ये पैरासाइट होता है सर मैन पर। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। अरे भाई जिसे खटमल बोलते हैं, खटमल बोलते हैं, बेडबग का मतलब क्या है, खटमल, जो खटिया वटिया में पाया जाता है, खटिया से शायद चीजें समझ में आए। ठीक, तो ये करता क्या है सर, ये ब्लड सक करता है और ये पैरासाइट होता है मैन पर। ठीक, आंसर आपका मैन होगा। सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, हमने यहां पर लिखा है ट्रॉपिकल बेड बग, मतलब खटमल की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन भैया आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक कौन सा है, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सिस्टोसोमा मानसोनी, बुचरेरिया, वैनक्राफ्टी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है, मतलब ब्लड फ्लूक है, बताइएगा ब्लड फ्लूक कौन सा है इसमें, इंटेरोबियस है, सिस्टोसोमा है या बुचरेरिया है, या बुचरेरिया है। अब तो खटिया रही नहीं नेचर ब्लॉग्स जी, अरे अभी भी है भाई, गांव में अवेलेबल है, और जरूरी तो एक सिर्फ खटिया में हो। चलिए 20 का जवाब दीजिए, 20 का आंसर आ रहा है सबका बी, बहुत बढ़िया, सिस्टोसोमा मानसोनी, बिल्कुल इसे बोलते हैं सर ब्लड फ्लूक। अगर हम लोग बात करें सर इंटेरोबियस की, इंटेरोबियस को बोलते हैं पिनवर्म, इसे सर बोलते हैं पिनवर्म्स, इसे सर बोलते हैं थ्रीडवर्म, इसे थ्रीडवर्म बोलते हैं, इसे सर सिटवर्म बोलते हैं, सिटवर्म बोलते हैं। ठीक, अगर बुचरेरिया बैनक्राफ्टी की बात करें तो इसे फाइलेरियल वर्म बोलेंगे, इसे सर फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ये सर फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस काज करेगा, ये सर एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस काज कराता है, फाइलेरियासिस काज कराता है, ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस काज कराता है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस काज कराता है, जिसे हाथी पांव बोलते हैं। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा बी, सिस्टोसोमा मानसोनी, ये इसे बोलते हैं ब्लड फ्लूक, और ये एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं सिस्टोसोमाइसिस,
शिस्टोसोमियासिस बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल भाई 21 नंबर क्वेश्चन। द एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन चिक इज, बताइए चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसा कौन बिहेव करेगा चूजे के लिए, चिक के लिए? एमनियन, कोरियन, एलेंट्वाइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जवाब दीजिए भैया, इसका जवाब दीजिए। एडीज नहीं होगा भाई, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के टाइम पर एडीज मॉस्किटो नहीं होता, एनाफेलिस होगा, सॉरी क्यूलेक्स होगा, क्यूलेक्स होगा वहां पर क्यूलेक्स होगा सर, एडीज नहीं होगा, फीमेल क्यूलेक्स। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है एलेंट्वाइज। अरे भाई एलेंट्वाइज होता है, एलेंट्वाइज ही क्या करता है? एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसा वर्क करता है। एमनियन की बात करें, डेसिकेशन से बचाएगा एम्ब्रियो को, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। एलेंट्वाइज क्या होता है? ये एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है। आंसर आपका हाँ क्यूलेक्स होता है। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा, एलेंट्वाइज। ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, जब शायद पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा था संडे में, तो ये सवाल मैं कराया था वहां पे, शायद आप लोगों को ध्यान भी हो, ये सवाल मैं करा चुका हूं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल भैया। विच ऑफ कैरेक्टर, यहां पर थोड़ा सा सवाल को इधर उधर करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग है इसे यहां ले जाएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज या कैरेक्टर्स ऑफ एजिंग, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज एजिंग, बुढ़ापे को, निम्नलिखित में से बुढ़ापे की स्थिति को कौन दर्शाता है? बताइए which of the following characterize aging? An increase in consumption of oxygen, increase metabolism, increase anabolism, more than one of the above। एक ऑप्शन यहां पर भी मिस है भाई, ई वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, none of the above, none of the above। बताइए एजिंग को, बुढ़ापे को कौन दर्शा रहा है? ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा, एनाबोलिज्म बढ़ जाएगा, एनाबोलिक प्रोसेस बढ़ जाएंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्या होगा भाई, क्या होगा उस टाइम पर? सर 26 क्वेश्चंस हैं, 22 नंबर कर रहे हैं, 4 सवाल और, 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, 4 सवाल और है अपने पास भाई। उमा कुमारी जी ने आंसर दिया है नन, बहुत बढ़िया, आंसर ई होना चाहिए सर, आंसर ई होना चाहिए, यहां पर ऑप्शन ही मिसिंग था। रीजन बताते हैं, ऑक्सीजन का कंजप्शन, भाई जैसे जैसे यहां पर ऑक्सीजन का कंजप्शन भी कम हो जाएगा, एनाबोलिज्म तो ऑलरेडी कम हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। एनाबॉलिक एक्टिविटी भाई सिंथेसिस कहां होगी? सिंथेसिस नहीं होती ना, सिंथेसिस का लेवल कम होगा भाई, बुढ़ापे में एनाबॉलिक प्रोसेस कम होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी? वो रिड्यूस करती है। और आपका एक ग्लैंड होता है जिसे थाइमस बोलते हैं, थाइमस रिड्यूस कर जाता है। अगर थाइमस रिड्यूस्ड होगा तो यहां पर सर इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आंसर यहां पर ई होना चाहिए, आंसर यहां पर जो होना चाहिए वो ई होना चाहिए, ठीक है भाई। यहां पर आप लोगों ने जवाब दिया है इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब कि कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, क्या ये दोनों बढ़ जाएंगी? नहीं सर, एनाबॉलिक प्रोसेस तो कम ही होगी, रिड्यूस करेगी, बुढ़ापा आ रहा है। और क्या होगा? चेहरे पर रिंकल्स दिखेंगे, झुर्रियां दिखने लगेंगी, बुढ़ापा जब आता है तो झुर्रियां दिखने लगती हैं। चलिए भैया अगला सवाल, यूजेनिक्स, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस, people of European origin altering human being by changing component of genetic, more than one of the above, none of the above। सुजनकी का अध्ययन है, सुजनकी अध्ययन है विभिन्न जातियों का, यूरोपियन मूल के लोगों का आनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति का उत्थान, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई। बताइएगा भैया, बताइएगा यहां पर। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है सर सी, अल्टरिंग द ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक।
मतलब जीन मैनिपुलेशन के द्वारा जीन मैनिपुलेट कर दिया जाए, जीन में कुछ चेंजेस कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, ठीक है, ह्यूमन रेस को बेहतर बनाने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स बोलते हैं। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये रहेगा यूजेनिक्स के फादर कौन है? इसके पिता का नाम बताइए भाई। फादर ऑफ यूजेनिक्स या सुजनकी के पिता, सुजनकी के पिता बताइए भाई। फादर बताइए भैया, फादर बताइए इसका, इसका फादर बताइए, सुजनकी या यूजेनिक्स के फादर बताइए। इनके पिताजी का नाम बताइए भाई। जैसे मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, उसी तरीके से सुजनकी के पिता का नाम बताइए। तो आप बोलेंगे सर, सर फ्रांसिस गाल्टन। नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन साहब को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। बहुत बढ़िया, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। पूरा नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। मैं 12 में अपने कॉलेज का टॉपर था। चलिए भैया, अगला सवाल। इन सम ग्रुप, यहां पर बताइएगा, इन सम ग्रुप ऑफ, in some animal group the body is found divided into compartment, body compartment में दिख रहा है with at least some organs serially repeated, this feature is named as, इस फीचर को क्या बोलेंगे भाई? this feature is named as, कुछ जंतु वर्ग में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों का क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, इस लक्षण को क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे क्या बोलेंगे? नहीं, डी नहीं होगा भाई, वहां पर आंसर आपका सी ही होगा। यहां की बात कर रहे हैं ना, यहां पर आंसर सी होगा, डिफरेंट रेस की बात नहीं है। जब हम क्या करें, जेनेटिक्स को चेंज कर दें ह्यूमन बीइंग का या अल्टर कर दें, उसी को बोलते हैं यूजेनिक्स। यहां पर बताइए 24 नंबर क्वेश्चन, सबका जवाब आ रहा है सर मेटामेरिज्म। बहुत बढ़िया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब ये भी बता दीजिए सर मेटामेरिज्म कहां कहां देखने को मिलता है? 3 फाइलम में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है सर। एक तो होता है सर एनेलिडा, एनेलिडा में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। एक होता है सर कुछ आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में भी, और कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है, और सर कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है। सवाल है, बस हो गया, ठीक, कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, और अगर मेटाजेनेसिस की बात करें तो पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप बनना, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं या मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जो कि ओबिलिया में देखने को मिलता है। यह कंडीशन आपको ओबिलिया में देखने को मिलेगी, ओबिलिया में देखने को मिलेगी। ठीक, ओबिलिया में देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं भाई। विच टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशिया? टॉर्नेरिया, बाइपिनेरिया, नॉपिलस, मोर देन वन ऑफ द अबव, और यहां पर एक और ऑप्शन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक होगा नन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। इसका जवाब दीजिए भाई, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ क्रस्टेशिया? टॉर्नेरिया होगा, बाइपिनेरिया होगा, नॉपिलस होगा, क्या होगा भाई? यहां पर जवाब दीजिए भाई, कौन सा लार्वा देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर अगर टॉर्नेरिया की बात करें, टॉर्नेरिया लार्वा कहां देखने को मिलता है? आप बोलेंगे सर हेमिकॉर्डेट्स में, मतलब बैलेनोग्लासस में, बैलेनोग्लासस में, जो कि एक क्या है, हेमिकॉर्डेट्स है, हेमिकॉर्डेट्स है। यहां पर टॉर्नेरिया देखने को मिलेगा, बाइपिनेरिया आपका स्टारफिश में देखने को मिलेगा, मतलब एस्टेरियास या इकाइनोडर्मेट्स में देखने को मिलेगा, और नॉपिलस लार्वा जो होता है सर, यही आपको देखने को मिलता है क्रस्टेशिया में। कहां पर? क्रस्टेशिया में, मतलब आर्थ्रोपोड्स में। क्रस्टेशिया में आपको देखने को मिलेगा नॉपिलस लार्वा। ठीक है, नॉपिलस लार्वा आपका क्रस्टेशिया में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, आंसर आपका बनेगा सर सी। आज का अंतिम सवाल, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट नहीं था?
प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट नहीं था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या प्रेजेंट नहीं था भाई? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या नहीं था? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन पाया जा रहा था। अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें सर, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन था, सॉरी सर हाइड्रोजन भी था उस टाइम पर, वाटर वेपर भी था सर, वाटर वेपर भी था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था सर, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, बट सर फ्री ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था भाई? बहुत बढ़िया। अगर ऑक्सीजन में भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर फ्री ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन नहीं था? फ्री O2 नहीं था। ऑक्सीजन बाइंड था किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और वाटर बना ले रहा था। फ्री ऑक्सीजन नहीं था। इस कारण से कैसा था एनवायरमेंट? रिड्यूसिंग नेचर का था। कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का था। उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर का था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कुछ बैच से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि हमारा नया बैच चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नया बैच चल रहा है, जिसमें आपको महेश सर केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके आकाश सर, और फिजिक्स आपके डॉक्टर इंजीनियर हारिस मुस्तफ़ा सर पढ़ाते हुए दिखेंगे। ये महेश सर हैं, ये मुस्तफ़ा सर हैं, और ये आपके आकाश सर हैं। जिसमें आपको सर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फ्री मेंटरशिप, पीडीएफ नोट्स, ये सब सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी लीजिए और बैच को ज्वाइन करिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर भाई रोकेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। किसी का कुछ डाउट हो तो बताइए भाई, किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।